नमस्कार। आज का विषय योग साधना के अभ्यास से पूर्व, अभ्यास के समय और जो नए अभ्यास करना चाहते हैं उन्हें क्या क्या ध्यान देना चाहिए, इसके ऊपर रहेगा। मुख्य रूप से हम चर्चा करेंगे कि योग साधना से पहले क्या खान पान रहना चाहिए, योग साधना के बाद खान पान कितने देर के बाद करें, कैसे जगह पर योग साधना का अभ्यास करें और क्या वस्त्र पहने, स्वच्छता का कैसे ध्यान रखें, इन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। योग साधना शांत चित्त होकर के निर्मलता से करना चाहिए। इसलिए योग साधना आरंभ करने से पहले किसी भी मंत्र का उच्चारण अवश्य करें। ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छा वैदिक मंत्र का ही उच्चारण करें, कोई भी छोटी सी प्रार्थना अवश्य करें ताकि आपका मन चित्त निर्मल हो, तभी योग साधना का प्रारंभ करें। अन्यथा यह व्यायाम में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे हम पहले कुछ वीडियो में हम इसका वर्णन करने का प्रयास किए हैं कि योग साधना में हम शक्ति जागृत करते हैं, ऊर्जा हमारे शरीर में जागृत होती है, लेकिन जो व्यायाम है उसमें ऊर्जा क्षय होता है। इसलिए हम चित्त को निर्मल करके ही, अपने चित्त को शांत करके ही योग साधना का आरंभ करें। यदि कोई मंत्र आप नहीं उच्चारण कर सकते हैं तो कम से कम ओम का मंत्रोच्चारण करें। और हम सलाह के तौर पर ये बताना चाहेंगे कि जो सबसे उत्तम मंत्र बताया गया है, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसका आप अर्थ भी यदि देखेंगे तो बहुत ही उच्च कोटि का इसका अर्थ है। बताया गया है कि हम लोग एक साथ बोलें, एक साथ रहें, एक साथ अभ्यास करें और आपस में द्वेष न करें। इस श्लोक का यदि उच्चारण कर रहे हैं तो बहुत ही उत्तम है। साथ साथ अब खान पान, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। खान पान मुख्य रूप से संयमित रखें। यदि आपका खान पान संयमित नहीं है तो योग साधना का जो पूर्ण लाभ है वह नहीं मिल पाएंगे। यह हमेशा हम इस पर एम्फेसाइज करते हैं, इस बात को हम हमेशा दोहराते हैं कि खान पान और पाचन प्रणाली पर विशेष ध्यान रखें। यदि आपका पाचन प्रणाली सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो पहले आप पाचन प्रणाली को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रेरित करें, उसके लिए कार्य करें। उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सकता है इस पर ध्यान दें, तब योग साधना का प्रारंभ करें। अब है योग साधना प्रारंभ से पहले इस बात को दृढ़ता से अपने जीवन में लागू करना है, सूर्योदय से पूर्व जगें। ऐसा नहीं कि सूर्योदय के बाद जग रहे हैं, सूर्योदय से पहले जगें। और रात में भी जल्दी सोने का अभ्यास करें। ऐसा न कि लेट नाइट सो रहे हैं और देर तक सुबह जग रहे हैं। यदि ये सब आदत आपके पास है तो आप योग साधना में वो लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो लाभ मिलना चाहिए। और फिर अंततः आप खुद अपने आप से हतोत्साहित रहेंगे कि हम अभ्यास तो कर रहे हैं परंतु लाभ नहीं हो रहा है। इसलिए आप सूर्योदय से पूर्व जगें। ग्रीष्म ऋतु में उषापान मीन्स सूर्योदय से पूर्व जल का सेवन करना उषापान बोलते हैं। जो उषा का बेला होता है उस समय शीतल जल का सेवन करें। ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल का सेवन करें, घड़े का जल का सेवन करें या ताम्र पात्र में रात में जल ढक कर रखें, उस जल का सुबह सुबह सेवन करें। ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल का सेवन करें और जितना हो सके मीन्स कम से कम 1 लीटर 1000 मिलीलीटर, कम से कम 1 लीटर जल का धीरे धीरे ग्लास से पिए, बोतल से नहीं। ये प्लास्टिक के बोतल में जल न रखें। यह केवल पढ़ने से ही नहीं
हम अपने अनुभव के आधार पर ही बताना चाहेंगे कि जो भी प्लास्टिक के बोतल में हम जल रखते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, चाहे कितना भी उत्तम कोटि का प्लास्टिक का बोतल क्यों ना ला रहे हैं। तो हम आपको सलाह देना चाहेंगे कि आप ताम्र पात्र का बर्तन रखें, उसमें जल रखें। जहाँ संभव नहीं है वहाँ पर हमें कभी स्टक नहीं करना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ें संभव नहीं है, आप यात्रा कर रहे हैं, ट्रेन के जर्नी में हैं, तो वहाँ पर यदि आप प्लास्टिक के बोतल का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी मजबूरी है। और साथ साथ उसमें भी बोतल में लिखा रहता है कि इसको एक बार यूज़ करके फेंक दें, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं होता है। तो चलिए इस पर नहीं जाएंगे हम। मीन्स ग्रीष्म ऋतु में आप शीतल जल का सेवन करें और शरद ऋतु शिशिर ऋतु में गुनगुना जल का उषा पान करें। सुबह जगते ही यदि आप स्वच्छ वातावरण में सो रहे हैं तो कुल्ला करने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि शुद्ध वातावरण है तो सुबह जगते ही पहले जल का सेवन करें, जो आपके मुंह के अंदर जो भी एंजाइम है उसको निगल जाए जल के साथ। और कम से कम 1 लीटर जल का सेवन करें। जो बच्चे 12 साल से छोटे हैं, जिसकी उम्र 12 साल से कम है, उसको भी कम से कम आधा लीटर पानी पीने का अभ्यास कराएं। जो बहुत छोटे हैं उनको थोड़ा और कम पिलाएं। तो कम से कम जो वयस्क हैं, जो बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो भी हैं, 1 लीटर जल का सुबह सुबह सेवन करें। शरद ऋतु में, शिशिर ऋतु में गुनगुना जल सेवन करें और ग्रीष्म ऋतु में शीतल जल का सेवन करें। यदि ये सब अपने जीवन के दिनचर्या में नहीं ला रहे हैं तो योग साधना केवल आसन तक सीमित नहीं है। हम इस चीज़ को फिर एक बार दोहराना चाहेंगे कि हम लोग योग साधना को केवल आसन तक सीमित कर देते हैं कि हम कितना आसन किए आज। नहीं, आप ये सभी अभ्यास में ला रहे हैं तो आप ये आश्वस्त रहिए कि आप योग के मार्ग पर चल रहे हैं। यही योग का जो प्रथम सोपान है, प्रथम सीढ़ी है। तो इसलिए आप इन सभी आदतों को अपने जीवन में लाइए, तभी आप योग साधना का आरंभ कर सकते हैं। आगे चलते हैं। नित्य क्रिया करने के पश्चात, जैसे हम बताएं 1 लीटर, कोई 1.5 लीटर 2 लीटर भी पानी पी सकता है, कोई बड़ा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आगे भी हम इसका चर्चा करेंगे। तो जब आप जल का सेवन करते हैं तो उस समय हमारे पाचन तंत्र को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए वो बहुत ही अपना उत्तम योगदान देता है। जल हमारे शरीर को स्वच्छ रखने में बहुत ही बड़ा योगदान देता है। तो फिर कुछ जल, जब अधिक मात्रा में हम जल का सेवन करते हैं तो कुछ जल हमारे अमाशय के ऊपरी हिस्सा में बच जाते हैं। उस जल को दंत धौती करने के बाद, दातुन करने के बाद उसको अपने इस 3 अंगुली को जो तालू के अंदर लगा करके आगे पीछे ऊपर नीचे करके जो बचा हुआ जल है उसको रोज नित्य प्रति कुंजल क्रिया के द्वारा निकालने का अभ्यास करें। इससे हमारे कुछ पित्त भी जो बचे रहते हैं वो भी निकल जाते हैं और कुछ जल जो ऊपरी हिस्सा में बचे हैं वो भी निकल जाएंगे, जो कि अनुचित नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ हमारे शरीर को अधिक परिश्रम करना पड़ता है उस जल को फिर से डाइजेस्ट कराने में, पाचन तंत्र को फिर अपने किडनी तक या जो भी उसके उत्सर्जन मार्ग तक ले जाने में जो भी क्रिया होते हैं वो कुछ अधिक क्रिया करने पड़ते हैं। इसलिए जो हमारे अमाशय में कुछ जल बच जाते हैं उसको कुंजल क्रिया के द्वारा निकाल देना चाहिए। क्योंकि जब नित्य क्रिया आप करेंगे जल पीने के बाद, अपने आप आभास भी किए होंगे, जब अधिक मात्रा में आप सुबह सुबह जल का सेवन करेंगे तो आपको जो भी पाचन तंत्र है सही तरीक़ा से काम करेगा, आप फ्रेश अच्छी तौर से हो पाएंगे। तब कुछ जल जो बच जाएंगे उसको कुंजल क्रिया के द्वारा आप निकाल दीजिए। ये अभ्यास हम हमेशा करते रहते हैं और ये हमारा सालों सालों का अभ्यास है जो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। केवल एक किताब से लिया हुआ चीज़ नहीं है, ये हमारा अनुभव है। यदि इसमें आपका भी कोई अनुभव है तो अवश्य बताएं। यदि इसमें कुछ त्रुटि आपको लग रही है तो वो भी बताएं। यदि पाचन क्रिया सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है तो सबसे पहला जो
जो बिंदु, जो मुख्य फोकस होना चाहिए वो पाचन तंत्र पर ही होना चाहिए। योग साधना उसके बाद ही शुरू होगा। पहले पाचन तंत्र को जैसे भी हो उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत सारे उसके उपाय हैं। हमारे आयुर्वेद में श्रवण विरेचन वस्ति नस्या रक्तमुक्षणा, बहुत सारे शरीर के शुद्धिकरण के उपाय हैं जिसके द्वारा विरेचन क्रिया है, वस्ति क्रिया है, जिसके द्वारा पाचन तंत्र को हम सुचारू रूप से यदि कार्य नहीं कर रहा है तो उसको हम कर सकते हैं, उसके द्वारा उसका शुद्धिकरण कर सकते हैं। तो ये सब क्रियाएं बताए गए हैं। योग साधना में भी कुछ क्रिया बताए गए हैं जिसके द्वारा पाचन तंत्र को सही किया जाता है। तो पहले पाचन तंत्र को हर संभव इसको सुचारू रूप से चलने के लिए प्रेरित करें। अब हम आगे चलते हैं। योग साधना अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। बहुत लोगों को हम ऐसा देखे हैं, हमारे पास कुछ सीखने भी लोग आते हैं, तो उन लोगों के अंदर एक रहता है, अपने अंदर जागृति कहिए या जो भी कहिए, जो नए लोग होते हैं उनको रहता है कि नहीं जल्दी करना है, कोई आसन जल्दी करना है, या एक दिन में नहीं हुआ तो उसको वो थोड़ा सा उद्वेलित हो जाएंगे कि कल इस आसन को सीख जाना है। ये नहीं होना चाहिए। आसन सामर्थ्य के अनुसार करना चाहिए और शिथिलता के इससे करना चाहिए, शांतचित्त होकर करना चाहिए। बहुत ही तनाव से आसन नहीं करने चाहिए। योग साधना में ये सब बहुत ही योगदान देता है कि आप कैसे अपना रहन सहन रखे हैं, किस स्थान को चूज किए हैं, किस समय को आप निर्धारित किए हैं। तो इसलिए हम बताना चाहेंगे कि योग साधना के लिए सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी वस्त्र है वह हल्का रहे। यदि शिशिर ऋतु है तो वस्त्र हल्का हो लेकिन थोड़ा मोटा हो, ताकि थोड़ी सी गर्मी हमारे शरीर में दे। अन्यथा वस्त्र हल्का ही होना चाहिए, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, मैं यही लगभग वस्त्र पहनता हूँ। तो ये इतना कार्य करता है। यदि आप योग साधना करने लगेंगे तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, आपको ज़्यादा ठंडी का आभास ही नहीं होगा, क्योंकि मैं इसका अनुभव करता हूँ। तो योग साधना में वस्त्र ढीला रहे, हल्का रहे। कोई वस्त्र ऐसा ना कि हमारे स्किन पर, हमारे त्वचा पर बहुत ही मीन्स तनाव के रूप में हो या टाइट से बंधा हुआ हो, ऐसा नहीं है। टाइट टी शर्ट होते हैं, टाइट जीन्स होते हैं, टाइट कपड़े होते हैं, उसको आप जहाँ तक छोड़िए, वो कपड़ा ना पहनिए, उसको अवॉइड कीजिए। अब हम बताना चाहें योग साधना के लिए आप स्थान भी निश्चित रखें। किस स्थान पर योग साधना कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कहीं बैठ कर करें। यदि कभी कभी आप किसी दूसरे स्थान को चूज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नित्य प्रति अभ्यास के लिए अपने योग साधना का स्थान निश्चित रखें। इससे आपका मानसिक जुड़ाव रहेगा, उस स्थान से जुड़ाव रहेगा, उस वस्त्र से जुड़ाव रहेगा, उस समय से जुड़ाव रहेगा। तो हम यही बताना चाहेंगे कि योग साधना में समय, स्थान और अपने वस्त्र, इन सभी चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखें। योग साधना के बाद आप अपना वस्त्र बदल दें। योग साधना के लिए शुद्ध निर्मल वस्त्र रखें, जिसको योग साधना के लिए ही उपयोग करें। ये सभी चीज़ें यदि आप अपने जीवन में समाहित नहीं करेंगे तो योग साधना से मेरा अनुभव है कि वो लाभ आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो आपको चाहिए। और फिर आप अपने मन में एक शंका रखेंगे कि हम योग साधना तो करते हैं लेकिन हमें लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम बताना चाहेंगे कि आप इन सभी बातों को ध्यान रखें। जो वस्त्र हैं वो वस्त्र सुनिश्चित करें कि ये योग साधना के लिए ही उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं कि वो उस वस्त्र का गंदगी में भी कहीं भी खेल रहे हैं, घूम रहे हैं, उस वस्त्र का उपयोग कर रहे हैं। अब सबसे मुख्य बात आ रहा है कि योग साधना की कितनी देर बाद भोजन कर सकते हैं। योग साधना में पहले बताए जल आप पी रहे हैं, फिर कुंजल क्रिया के बारे में हम बताए। इससे क्या होगा कि आप योग साधना में जो भी थोड़े से जल हमारे आमाशय में बच जाते हैं वो भी निकल जाएंगे कुंजल क्रिया के द्वारा। तो आपका शरीर स्वच्छ और निर्मल रहेगा और आराम से आप योग साधना कर सकते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं कि पानी पी करके योग साधना कर सकते हैं कि नहीं, तो हमारा एक शब्द में उसका उत्तर है कि आप योग साधना पानी पी करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ज़्यादा जल पी करके उसी समय ना करें। जब सुबह में उषा पान कर रहे हैं, फिर आप नित्य क्रिया कर रहे हैं, तो वो जल अपने जगह पर पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ चला जाता है। अब वो जल आपके लिए क्षति नहीं पहुँचाएगा यदि योग साधना करेंगे तो। लेकिन अभी ही 1 लीटर पानी पी करके योग साधना करने बैठ गए तो वो सलाह सजेस्टेड नहीं है, वो हम सलाह नहीं देंगे। लेकिन थोड़ा सा जल आप
योग साधना करते समय भी पी रहे हैं तो ये क्षति नहीं करेगा। कोई भी तरल पदार्थ योग साधना करते समय भी थोड़ा सा गुनगुना ले सकते हैं, ठंडा नहीं ले सकते हैं। गुनगुना जल योग साधना के बाद यदि आप ले रहे हैं तो वो फायदेमंद ही होता है, चाहे वो गर्मी का ही सीजन क्यों ना हो। थोड़ा सा गर्मी का सीजन है तो थोड़ा गुनगुना ले, बहुत ज़्यादा गर्म ना ले या नॉर्मल भी ले, लेकिन सर्दी का सीजन है तो गुनगुना ही जल ले। फिर हम ये बताना चाहेंगे कि योग साधना के कम से कम आधे घंटे 30 मिनट के बाद ही भोजन करें, कुछ भी अन्न का भोजन करें। तरल पदार्थ आप ले सकते हैं, तरल पदार्थ गर्म थोड़ा सा गुनगुना जल योग साधना खत्म करने के बाद भी उस समय भी लेंगे तो वो फायदेमंद ही होगा। और एक चीज़ हम बीच में भूल गए बताना, ये मैट का उपयोग करें योग साधना में। योगा मैट जो चटाई है इसका बहुत ही महत्व है। पहले कुश आसन का लोग यूज़ करते थे योग साधना में, तो कुश आसन इतना आसानी से उपलब्ध नहीं है, लेकिन जो योग मैट जो आते हैं ये हमारा इंसुलेटर का काम करता है। हमारे शरीर की जो गर्मी है वो अर्थ न हो जाए और हमारे शरीर का गर्मी हमेशा एक जैसा बरकरार रहे, इसलिए जहाँ भी आप जिस स्थान पर भी बैठ रहे हैं वहाँ पर एक मोटा मैट का उपयोग करें, अन्यथा कंबल का उपयोग करें। मीन्स कोई भी ऐसा चटाई रखें जो कि आपके जमीन से स्पर्श न हो, आपका शरीर जमीन से लगातार स्पर्श न हो। अब हम बताना चाहेंगे कि योग साधना के बाद तुरंत बाद यदि आप आभास कर रहे हैं तो कम से कम मूत्र विसर्जन अवश्य करें, या मल मूत्र जो भी है योग साधना के बाद आप जाएं विसर्जन करें। इससे क्या होता है, टॉक्सिन्स जो भी आप योग साधना करते हैं तो कुछ बायोलॉजिकल अभिक्रिया के द्वारा टॉक्सिन्स बाहर निकलने के लिए उद्वेलित होते हैं, वो अपने मार्ग में जाते हैं, अधोमार्ग में जाते हैं, तो उस समय आपको मलमूत्र का विसर्जन करना चाहिए। योग साधना करते समय यदि आपको पसीना आते हैं, स्पेशली जब समर सीजन होते हैं ग्रीष्म ऋतु में तो थोड़े पसीना आते हैं, विंटर सीजन में भी यदि आप अच्छी तौर से योग साधना करेंगे तो शरीर गर्म रहेंगे, तो शरीर पर यदि पसीना नहीं आ रहे हैं तब भी थोड़ा मालिश करना चाहिए। हो सके तो हाथ को रगड़ लें ताकि हाथ का जो बाह्य त्वचा का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए, हमारे शरीर से मिलता जुलता हो जाए। फिर इससे पूरा मलना चाहिए, रगड़ना चाहिए शरीर को, सर को रगड़ना चाहिए, फिर आपके जो कान है इसको रगड़ना चाहिए, गर्दन को रगड़ें। ये सभी चीज़ें योग साधना में करने का प्रावधान है और करना चाहिए। स्पेशली यदि मुख्य रूप से यदि पसीना आ रहे हैं तो उसको पूरे सर में रगड़िए, इससे हमारे त्वचा निर्मल होता है, कोमल होता है, त्वचा में कोई भी बीमारियां नहीं होंगी, त्वचा में बहुत ही चमक लाता है यदि योग साधना में आप जो पसीना आ रहे हैं उस पसीना को मर्दन करने का प्रावधान बनाया गया है, हठ योग प्रदीपिका में भी लिखा हुआ है। अब हम बताने जा रहे हैं कि योग साधना में व्यायाम का कैसा, आपका आसन और व्यायाम को कैसे समाहित करें। जो बिगिनर्स हैं, स्पेशली हम बिगिनर्स के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। योग साधना में सूक्ष्म व्यायाम पहले आप कर सकते हैं, शांत चित्त होकर के। पहले जैसे हम चर्चा कर चुके हैं, एक मंत्रोच्चारण कीजिए, 1 बार 2 बार मंत्रोच्चारण करके, तब धीरे धीरे जो भी सूक्ष्म व्यायाम है, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी बहुत बढ़िया से सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताए हैं। फिर से बता रहा हूँ, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी बहुत बढ़िया से सूक्ष्म व्यायाम के बारे में बताए हैं, उनके पुस्तक को भी आप ले सकते हैं। ऐसे आप अपने से भी कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं। बहुत ही कठिन व्यायाम न करें, थोड़ी सी अपने शरीर को मीन्स ब्लड सर्कुलेशन को, संचार को सही तरीक़ा से चलाने के लिए सूक्ष्म व्यायाम करें, धीरे धीरे करें। जब भी आपको थकान अनुभव हो रहा है थोड़ी देर बैठें, धीरे धीरे श्वसन क्रिया करें, थोड़ा कपालभाति क्रिया कर लें। सभी आसन धीरे धीरे और आराम से करें। एक दूसरे आसन के बीच में जब भी थकान अनुभव हो रहा है, थकान नहीं भी अनुभव हो रहा है, तब भी थोड़े देर शांतचित्त होकर के बैठें, तब दूसरा आसन प्रारंभ करें। हो सके तो बीच में थोड़ा कपालभाति करें या थोड़ी सी श्वसन क्रिया धीमी गति से करें। एक हम अपना सलाह देंगे कि 10 से 15 बार आप सूर्य नमस्कार सबसे पहले कर लें, ये सबसे अच्छा होगा। आपको सूक्ष्म व्यायाम भी नहीं करना पड़ेगा, शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगेंगे। तो पहले आप सूर्य नमस्कार भी 10 से 15 बार आप कर सकते हैं, तब आप आसना प्रारंभ करें। आसना बहुत ही आराम से करें और छोटे छोटे आसना ही करें। इस पर हम बताए हैं, सभी को जो नए लोग हैं उनको बताना चाहते हैं कि आप 5 आसन बैठ कर करें, 5 आसन लेट कर करें और 5 प्राणायाम करें।
बस इतना ही करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे जितना मैं बता चुका, इतनी बातों को ध्यान देकर के यदि ये 5-5 आसन कर रहे हैं, जिसको हम अभी बता दे रहे हैं, पश्चिमोत्तानासन, वक्रासन, अर्धमत्स्यंद्रासन, मंडूकासन एंड शशकासन, 5 आसन। इस 5 आसन को बैठ कर करें, शांतचित्त और निर्मलता से करें। एक आसन से दूसरे आसन के बीच में थोड़ा सा समय दें, थोड़ा शांतचित्त होकर बैठें। यदि आप थकान का अनुभव कर रहे हैं तो उसी समय दूसरे आसन का प्रारंभ न करें। आप योग साधना कर रहे हैं, आप व्यायाम नहीं कर रहे हैं। तो फिर से हम बताना चाहेंगे कि जब भी आप थकान का अनुभव करें तो कुछ थोड़ी देर आप शांतचित्त होकर के बैठिए, ओम का चैंटिंग कर लीजिए या धीरे धीरे श्वसन क्रिया कीजिए, थोड़ा कपालभाति कर लीजिए। तो बैठ करके 5 आसन बता दीजिए और लेट करके भी 5 आसन कर लीजिए। इसमें हम इस आसन को स्पेशली सिलेक्ट किया हूँ कि इससे हमारे शरीर के सभी अंग का आसन हो जाता है, सभी अंग सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं। तो लेट करके 5 आसन, नौकासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, धनुरासन एंड शलभासन, ये लेट करके 5 आसन, बैठ करके 5 आसन और लेट करके आसन। फिर लेट करके 5 आसन क्या क्या है? नौकासन, भुजंगासन, सर्वांगासन, धनुरासन और शलभासन। अब हम चर्चा करेंगे प्राणायाम का। पहले भी आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, हम प्राणायाम के बारे में कुछ चर्चा किए हैं। कपालभाति प्राणायाम के बारे में भी चर्चा है, कपालभाति क्रिया के बारे में, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन के बारे में भी चर्चा किए हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अवश्य करें। जहाँ तक हम सलाह देंगे कि पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम से शुरू करें और लास्ट में भी, अंत में भी अनुलोम विलोम प्राणायाम से ही उसका अंत करें, सागो योग साधना करें। तो प्राणायाम में भी 5 प्राणायाम, अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उज्जयी एंड भस्त्रिका। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, भ्रामरी, उज्जयी और भस्त्रिका, 5 प्राणायाम का अभ्यास करें। और इसके बाद आप शांतचित्त होकर के प्रणव का ध्यान करें, ओम का उच्चारण करें, 5 से 10 बार उच्चारण करें, धीरे धीरे उच्चारण करें और उसके बाद शांतचित्त होकर के अपने योग साधना को विराम दे सकते हैं। नमस्कार।